हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th फिजिक्स नीट के लिए क्वेश्चन। इफ एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 इज ए, ये m1 है, इसका ब्लॉक का एक्सिलेशन नीचे डाउनवर्ड ए रखा है, देन एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक m2 विल बी, ये चार चॉइस रखी है, 2a अपवर्ड, a अपवर्ड, a/2 अपवर्ड और 2a डाउनवर्ड। आप इसे ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसमें एक कंसेप्ट लगा सकते हो आप, टोटल बर्डन। बाई स्ट्रिंग या टेंशन ऑन द सिस्टम should be zero, because string is not source of energy for one string only, तो टोटल बर्डन लिख रहे हैं तो समेशन पूरे सिस्टम का टोटल बर्डन ऑन द सिस्टम शुड बी जीरो। टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये टोटल बर्डन हो गया पूरे सिस्टम का। अगर डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंशिएशन कर दें, या समेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वेलोसिटी आ जाएगा, और समेशन टेंशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी ओवर dt होता है, और डिस्प्लेस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt वेलोसिटी होती है। इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब मान लेते हैं कि इसमें एक्सेशन A2 लेट कर लिया, ऊपरी तरफ है, इसमें टेंशन T ऐसे, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, ये तो फिक्स है, ये फिक्स, यहाँ पे एक टेंशन, एक यहाँ है और एक इस जगह पर, 3 पॉइंट है, और ये तो फिक्स है, ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये वाला पॉइंट भी फिक्स है। ठीक, ये पॉइंट तो फिक्स है, इसमें वेलोसिटी है नहीं, इस जगह पे कोई वेलोसिटी नहीं है, इस जगह पे भी ये फिक्स है, इस जगह पे एक्सिलरेशन है नीचे की तरफ, और इस जगह पर इन दोनों पॉइंटों पर एक्सिलेशन है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है A2 एक्सिलरेशन से। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो T इंटू समेशन, यही वाला लगा रहे हैं ये, तो टेंशन T एक्सिलेशन A और cos 180 डिग्री, डायरेक्शन अपोजिट है, और यहाँ आ गए प्लस के T एक्सिलरेशन A2 और cos 0 डिग्री प्लस T A2 cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, और इसे लिखें तो माइनस के TA प्लस के TA2 प्लस के TA2 इज इक्वल टू 0, एंड 2A2 TT बराबर TA, T से T कैंसिल, एंड A2 बराबर A/2, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये अपवर्ड हमने लेट किया था तो अपवर्ड ही रहेगा, अपवर्ड हमने लेट किया तो अपवर्ड ही रहेगा, तो A2 A/2 ये, तो A/2 अपवर्ड थर्ड चॉइस हो गई। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th फिजिक्स नीट के लिए क्वेश्चन। A monkey of mass 20 kg holding in vertical rope. The rope will not break when the mass 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceed 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, और ये चार चॉइस रखी है।
इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो क्या है इधर समझते हैं। सोल्यूशन, जैसे उसने कहा है कि मंकी है जिसका मास 20 kg है। मास ऑफ मंकी तो जो दे रखा है, मास ऑफ मंकी वो 20 kg दे रखा है, और एक रोप से वो वर्टिकल रोप से लटका हुआ है। मान लो ये वर्टिकल रोप है और इससे ये मंकी लटका हुआ है, ऐसे देखो, ठीक। इसका जो वेट है वो 20 g हो गया, और इस रस्सी में जो टेंशन है, स्ट्रिंग टेंशन द स्ट्रिंग टी, वो ऐसे हो गई। भाई क्लिम्ब अप कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है, कितने मैक्सिमम एक्जेशन से चढ़े, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे वो रस्सी टूटे नहीं। अभी यहाँ पे जो कह रखा है ये कि द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास 25 kg इज सस्पेंडेड। विल नॉट ब्रेक, इसी पे ध्यान देना है। विल नॉट ब्रेक व्हेन द मास 25 kg इज सस्पेंडेड, बट ब्रेक एक्सीड 25 kg। ये टेंशन द स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग T बराबर 25 किलोग्राम, दैट मीन्स 25 किलोग्राम फोर्स kgf, and kilogram force is unit of gravitational unit of force, is unit of force, gravitational is unit of kilogram is unit of gravitational force. Force is unit of gravitational force. Gravitational unit of force is gravitational unit of force is किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, ऐसे लिख लो। और किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू जी न्यूटन, और न्यूटन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एंड जी इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। यहाँ जी 10 दे रखा है ना, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे। अब क्या है, कुछ नहीं, इसे चेंज कर लो, 25 इंटू जी, ऐसे न्यूटन। अब मैक्सिमम एक्सेशन पूछ रहा है, कितने एक्सेशन से बंदर उस पर चढ़े, तो नेट फोर्स निकाल लो, टी माइनस के 20 जी, और इधर रखा है 20 ए, टी माइनस के 20 ए मैक्सिमम हो गया 20 जी, और टी इधर रखा है 25 जी माइनस 20 जी 20 ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 जी डिवाइड बाई 20, 50, 5 इंटू 10 बाई 20 बाई 20, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ क्लास 11th फिजिक्स नीट के लिए एक प्यारा क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block, wedge ने जो ब्लॉक पे फोर्स लगाया वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये 4 चॉइस दे रखी है। इस क्वेश्चन में केवल 2 पॉइंट हैं। एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट है, अगर हम उसको नॉन इंसल फ्रेम से करें, उस पर बैठ के करें तब।
हम इसे इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो कंसेप्ट है कि कंपोनेंट कौन से फोर्स का करें। मोस्टली बच्चे कंपोनेंट किसी भी फोर्स का कर देते हैं, वो गलत है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कंपोनेंट हमें कैसे करने चाहिए और किस फोर्स के करने चाहिए और कब करने चाहिए। ठीक, इसमें बस कंपोनेंट का ही कंसेप्ट है। इसमें अगर आप mg की कंपोनेंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मोस्टली बच्चे mg की कंपोनेंट कर देते हैं बस केवल। ठीक, चलो समझते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। तो जैसा कि एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इसमें वेज बना ले, तो मैंने इसमें एक ये वेज बना लिया, ये एक वेज है और इस पर विद रेस्पेक्ट टू वेज एक ब्लॉक रेस्ट में रखा है। मतलब ब्लॉक रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेज के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो वेज अगर चल रहा है तो वो भी चल रहा होगा। तो इस और ये माना गया है ये हॉरिजॉन्टली एक जिसन से चल रहा है, लाइट कर लिया, ये गिवन नहीं है, ये वेज है आपका। ठीक, अब कह रहा है आपसे कि पहले आप इस पे रियल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं वो लगा दें। तो एक वेज लगा रहा है नॉर्मल एक्शन, इसी की वैल्यू आपसे पूछा है, और एक अर्थ लगा रही होगी जो कि डाउनवर्ड होगा mg, दिस इज अ रियल फोर्स। तो आप जो है यहाँ n की वैल्यू हमसे पूछी है। ये क्वेश्चन में कह रहा ना फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, यही हमसे पूछा है n की वैल्यू नंबर 1। और अब इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में करने वाले हैं, मतलब विद रेस्पेक्ट टू वेज करने वाले हैं, और वेज ही यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? जिसमें एक्जिलरेशन हो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर वेज में एक्जिलरेशन है ए। ठीक, तो हम इसी फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस जगह पर एक यहाँ पे बैठ के हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ठीक, और इस फ्रेम में कर रहे हैं तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। जानते हो सूडो फोर्स कब लगता है? जब कोई बॉडी को हम ऑब्जर्व करें नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर। जैसे मैं इस वेज पर बैठकर इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इस वेज में एक्जिलरेशन है ए, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, तभी न्यूटन का सेकंड लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से करते तो एप्लीकेबल होता बिना सूडो फोर्स लगाए, लेकिन हम कर किससे रहे हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं, इसलिए इस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्जिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और यहाँ जो हम ए लेते हैं ये भी एक्जिलरेशन होता है ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम का, दैट मीन्स यहाँ पे वेज का है, और दिस इज अ सूडो फोर्स, इसे हम सूडो फोर्स कहते हैं। तो ये सूडो फोर्स लगा दिया। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमें किसके कंप्यूट करने चाहिए। तो मोस्टली बच्चे इसमें mg के कंप्यूट कर देते हैं, और mg के इसमें नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे, हमें कैसे आइडिया हो कब mg के होंगे कब n के होंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमेशा एक्जिलरेशन उस फोर्स का कंपोनेंट करना चाहिए जो एक्जिलरेशन के ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही अलॉन्ग है। जैसे कि n इस जगह पर इस एक्जिलरेशन के ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही अलॉन्ग है, इसीलिए यहाँ एक कंपोनेंट होंगे n के। लेकिन ma को देखें तो वो इस एक्जिलरेशन के अलॉन्ग है, और mg को देखें तो वो इस एक्जिलरेशन के परपेंडिकुलर हैं। तो हमेशा हमें उस फोर्स को कंपोनेंट करना चाहिए जो एक्जिलरेशन के ना तो अलॉन्ग हो और ना ही परपेंडिकुलर हो, उसको कंपोनेंट कर लेना चाहिए। यहाँ mg के कंपोनेंट कर दोगे गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ नहीं, सभी क्वेश्चन में हमेशा कंपोनेंट केवल उसी फोर्स के करते हैं जो ना एक्जिलरेशन के परपेंडिकुलर हो और ना एक्जिलरेशन के अलॉन्ग हो, केवल उसी के कंपोनेंट करते हैं। इसीलिए हम यहाँ n के कंपोनेंट करेंगे, और n के कंपोनेंट करें तो इसीलिए ये वाला एक कंपोनेंट ये हो गया और एक ये हो गया। और देखो ये क्वेश्चन में यहाँ गिवन था थीटा, तो ये थीटा है तो डेड डैश बढ़ा के
अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, इसीलिए ये थीटा है तो सो ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये एन कॉस थीटा और ये एन साइन थीटा। और विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये देखें तो ये रेस्ट में ही मानेंगे पूरा फ्रेम। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ एन कॉस थीटा इन इक्विलिब्रियम वाले केस में एन कॉस थीटा जो है एम जी के इक्वल है और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए है ना। तो कि बॉडी रेस्ट में है तो एन कॉस थीटा और एम जी का नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस कर लेंगे, और एन साइन थीटा एम ए को बैलेंस कर लेगा, जिससे बॉडी रेस्ट में रहेगी और नेट फोर्स पूरे ब्लॉक पर जीरो रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ से आप एन ही पूछ रहे हैं तो एन इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, ये चॉइस हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में ये एक्जिलेशन तो हमने लेट किया है, इसलिए ये तो लेट किया हुआ है, इसलिए इसके टर्म में तो निकालेंगे नहीं, इसीलिए ये चॉइस हो गई। इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड पार्ट होना चाहिए, एम जी अपॉन कॉस थीटा। ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। लेकिन इसमें मैं छोटा सा एक लाइन लिख देता हूँ। एक तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, क्या कि चूज टू डायरेक्शन टू perpendicular direction, one along direction, one along direction of acceleration, along direction of acceleration, and other perpendicular to direction of acceleration, direction of acceleration. Resolve all forces in these two directions, in these two direction, into two direction। ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th फिजिक्स नीट का एक क्वेश्चन है ये। अ ट्रॉली इज फॉलिंग फ्रीली ऑन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, द एंगल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम विद द सीलिंग ऑफ ट्रॉली इज अल्फा इक्वल टू, और ये 4 चॉइस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में केवल 2 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है कि हमें किस फोर्स के कंपोनेंट करने चाहिए। हम किसी भी फोर्स के कंपोनेंट कर डालते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। हमें कौन से फोर्स के कंपोनेंट करने हैं, तो सुनिए, जो फोर्स एक्सेलरेशन के ना परपेंडिकुलर हो और ना अलोंग हो, तो उस फोर्स के हमें कंपोनेंट करने हैं। और इस तरह से करने हैं कि कंपोनेंट करने के बाद एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन के अलोंग आए और एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। और जो फोर्स पहले से ही एक्सेलरेशन के या तो अलोंग हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं, उनको कंपोनेंट नहीं करना होता है। केवल उन्हीं फोर्स का कंपोनेंट करना होता है जो फोर्स ना एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हैं और ना ही एक्सेलरेशन के अलोंग हैं। और इस तरह से करने होते हैं कि एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन के अलोंग आए और दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर आए। बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट तो ये है। और दूसरा, जब हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर, तो उस पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल तभी होंगे जब उसमें हम एक सूडो फोर्स लगाएं। जैसे हम ट्रॉली के अंदर बैठ के ही सॉल्व करेंगे और उसमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, बस ये 2 कंसेप्ट हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, सॉल्यूशन बस इसके डायग्राम पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसका थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाएं जिससे वहाँ पे सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। ये आपका मान लो थीटा एंगल है और ये आपकी जो है ट्रॉली है,
बस थोड़ा सा डायग्राम ही मेन है और इसीलिए डायग्राम को साफ और सुथरा बनाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाया। और मान लो कि ये आपका एक पेंडुलम है ये, और इस ब्लॉक में, इस ट्रॉली में जो एक्जिलरेशन होगा आगे की तरफ वो जी साइन थीटा होगा, क्योंकि जब हम जी के कंपोनेंट करें तो जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है और ये थीटा है, इसीलिए इसके एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक इसके इधर आएगा जो थीटा ये एंगल, तो जी कॉस थीटा ये और जी साइन थीटा ये, तो इसीलिए अलोंग दी प्लेन एक्जेशन का जो कंपोनेंट होगा वो जी साइन थीटा होगा। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा इसमें टेंशन रियल फोर्स दिखा दे पहले, टेंशन इसका वेट, ये रियल फोर्स हो गए। और अगर हम यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको बैठ के ऑब्जर्व करें तो इस पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा पीछे की तरफ। दिस इज द एपरेंट फोर्स, सूडो फोर्स एम ए। हियर एम ए इज ए सूडो फोर्स, ठीक, और ही एम ए इज ए सूडो फोर्स, और ए हियर जो ए है वो एक्जिलरेशन ऑफ ट्रॉली कह सकते हो या फिर एक्जिलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। दिस इज सूडो फोर्स। अब देखो किसको हमें कंपोनेंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। अब देखो एम ए तो इस एक्जिलेशन के अलोंग है, इसलिए कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। टी ये एंगल अल्फा आपको गिवन है, टी ना तो एक्जिलेशन के परपेंडिकुलर है ना अलोंग है, इसलिए कंप्यूट करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट हमने ये किया और एक टेंशन ऐसे किया, तो ये देखो ये अल्फा होगा, इसीलिए ये वाला होगा टी साइन अल्फा और ये होगा टी कॉस अल्फा। एक तो टी की कंप्यूट कर लिए, दूसरा एम जी की कंप्यूट करें तो देखो ये आगे बढ़ाएं तो ये थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस के थीटा होगा और उस हिसाब से इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, ठीक, और ये होगा हमारा थीटा, इसीलिए, और ये वाला एक कंपोनेंट ये आएगा, ये होगा एम जी कॉस थीटा। देखो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस के थीटा, ये 90 माइनस के थीटा, ये 90 तो सो थीटा ये, तो एम जी कॉस थीटा हो गया और ये एम जी साइन थीटा हो गया। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, दैट मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसके रेस्पेक्ट में बॉब हमें रेस्ट में दिखेगा, तो इसलिए पूरा सिस्टम हमें ये रेस्ट में दिखेगा, इसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट में दिखा, ठीक। तो इस सिचुएशन में आप बस को बैलेंसिंग करनी है, तो टी साइन थीटा इज बैलेंस, ये टी साइन अल्फा इज बैलेंस एम जी कॉस थीटा एंड टी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और टी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपकी ये, तो एम जी साइन थीटा से कैंसिल एंड द टी कॉस अल्फा बराबर 0, बट टी डज नॉट इक्वल टू 0, सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री, इससे कट गया, देन अल्फा बराबर 90 डिग्री, ये देखो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए इसकी जो चॉइस हुई वो थर्ड। मैं इसमें एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक, क्या, चूज टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, one along direction of acceleration, and other
perpendicular to direction of acceleration, direction of acceleration, ये important है. And resolve all forces in these two direction, in these two डायरेक्शन. ये गोल्डन लाइन. पढ़ते रहिए और खुश रहिए. हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th फिजिक्स नीट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन. टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 5 kg and 10 kg in contact with each other rest on the table against a rigid wall. The coefficient of friction between the bodies and table is 0.2. When the force of 200 Newton is applied horizontally on A, which of the following is correct? ठीक. और ये 4 चॉइस दे रखी हैं. The reaction of the wall is 200 Newton. The action reaction force between A and B is more than the reaction of wall. The action reaction force between A and B is less than reaction of wall. Both first and third are correct. तो हमें दो चीज चेक करनी है. एक तो रिएक्शन ऑफ द बॉल 200 न्यूटन और एक ए और बी के बिटवीन एक्शन रिएक्शन. ठीक. तो इसके एफबीडी बना दूं तो देखो, ए बी को कंप्रेस करेगा इधर की तरफ N1 फोर्स से, और N1 बी को ए को कंप्रेस करेगा N1 से. ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए. ऐसे ही ये इस पे फोर्स लगाएगा N2 और ये N2 इस पे लगाएगा. ठीक. तो एफबीडी कंप्लीट कर लेते हैं हम इसका. यहाँ सोल्यूशन शुरू करते हैं. तो पहले एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं. तो ये मैंने ब्लॉक बना लिया ए, और इसका मास दे रखा है 5 kg. तो ये ए ब्लॉक है, मास 5 kg है. इधर से इस पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो 200 न्यूटन लगा लिया. और इधर से बी ए पर फोर्स लगा रहा है N1, और इसका वेट होगा नीचे की तरफ 5G, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपरी तरफ होगा. इसे मैं R1 कह लेता हूँ. ठीक. तो ये तो बैलेंस हो गई. तो R1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50, और फ्रिक्शन निकालें तो म्यू इंटू एन दैट मीन्स R1, और म्यू है 0.2 और R1 है 50. तो ये हो गया 10 न्यूटन. तो इधर की तरफ ये फ्रिक्शन आ गया, इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ 10 न्यूटन ये. ठीक. अब ये 10 न्यूटन आपका फ्रिक्शन आ गया इधर की तरफ इस पर. तो नाउ ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, इन वर्टिकल डायरेक्शन. और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ 200 न्यूटन है, इक्वल टू इधर की तरफ N1 प्लस 10 है. तो N1 इज इक्वल टू आ गया 190 न्यूटन. और ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स या एक्शन रिएक्शन हो गया, एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी. एक तो इसी पे ध्यान देना है हमें. ठीक. एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया बिटवीन ए एंड बी. ऐसे ही आप एफबीडी बना लो ऑफ ब्लॉक बी का. ब्लॉक बी का अगर एफबीडी बनाएं तो इधर से इस पर N1 लग रहा है, इधर से इस पर N2 लग रहा है, और इधर की तरफ इसमें फ्रिक्शन आएगा F के. एक फ्रिक्शन लिख देता हूँ.
और इसे F1 कह देता हूँ, इसे F2, और ये आ गया, इसका मास है 10 kg, बी ब्लॉक है इसीलिए 10G, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा R2। तो R2 इज इक्वल टू 10G, दैट मीन्स 100 न्यूटन। ठीक, और F2 इज इक्वल टू म्यू R2, म्यू 0.2 इंटू 100, दैट मीन्स 20 न्यूटन। ठीक, तो ये 20 न्यूटन हो गया आपका। और नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इधर की तरफ आपका N1 है और इधर की तरफ 20 प्लस N2 है। N1 190 है बराबर 20 प्लस N2 है, तो N2 इज इक्वल टू 190 माइनस के 20, दैट मीन्स 170 न्यूटन। और ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स ऑन ऑफ वॉल। और ये आप चाहो तो ये वॉल पर रिएक्शन फोर्स बता सकते हो कि आप एक वॉल पर लग रहा है N2। ठीक, ऐसे ही अब चेक करें तो N1 ज़्यादा है N2 से, इसीलिए आपकी फर्स्ट चॉइस तो रॉन्ग हो गई, सेकंड चॉइस करेक्ट है। द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, जो कि 190 है ये वाली, और मोर देन द रिएक्शन ऑफ वॉल 170 है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्लास 11 फिजिक्स, नीट के लिए एक क्वेश्चंस। अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled vertically upward through a rope of mass small m by applying force capital F on the one end of the rope. What force does the rope exert on the block? ठीक, और ये चार चॉइस दे रखी हैं और ये डायग्राम दे रखा है। सोल्यूशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप पूरे को इसको एक सिस्टम मान लीजिए। एक कैपिटल M मास है और ये जो है स्मॉल m मास है, इस पर ऊपर तरफ लगा रहे हैं हम फोर्स कैपिटल F। इसको पूरे को एक सिस्टम मान लो। तो टोटल जो मास हो जाएगा वो नीचे की तरफ, इसको पूरे एक सिस्टम मान के टोटल मास हो जाएगा आपका इस पूरे का कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और वेट हो गया नीचे की तरफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये हो गया ऊपर की तरफ फोर्स F। और ये चल रहा है A एक्सेलरेशन से, इसको एक पूरा सिस्टम मान लिया। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G, ऐसे। और नेट फोर्स ऑन द सिस्टम लिख रहे हैं तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन A, F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। और यहाँ से हम किसके लिए निकाल रहे हैं? कैपिटल F की के A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया? A इज इक्वल टू आ गया आपका या इसी को आप पूरे को क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। हाँ ठीक, तो अब क्या करें, यहाँ से आप कैपिटल F निकाल लो। एक काम करते हैं, कैपिटल F इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m कॉमन ले लिया और A प्लस G। ठीक, तो एक इक्वेशन तो ये मान लो फर्स्ट। नाउ इसके बाद अब FBD बना लो, FBD ऑफ कैपिटल M। तो कैपिटल M बना लिया, इसका वेट हो गया नीचे की तरफ कैपिटल MG
और इसमें एक्सीलरेशन हो गया ए, और ये वाला फोर्स एफ डैश, और यही कैलकुलेट करना है। व्हाट फोर्स डज द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, तो एफ डैश लगा रहा है। तो नाउ क्या करें, नेट फोर्स निकाल लो, एफ डैश माइनस एम जी, और एम ए बराबर एफ डैश माइनस एम जी। तो एफ डैश बराबर एम ए प्लस एम जी, और एम कॉमन लेके नहीं, ए प्लस जी एफ डैश। अब यहाँ से ए प्लस जी की वैल्यू निकाल लें तो ठीक है, कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस एम, ये डालो फर्स्ट इक्वेशन, इसे डालो सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम, ए प्लस जी की वैल्यू पुट कर दो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखो ए प्लस जी की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए इसकी जो चॉइस हुई वो क्वेश्चन 4th चॉइस हो गई, 4th पार्ट हो गया इसका। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th फिजिक्स नीट के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। इन द अरेंजमेंट्स शोन फिगर पुली ए एंड बी आर मासलेस, ये ए पुली है और ये बी वाली मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, ये इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड थ्रेड आर आइडियल, और जो स्ट्रिंग्स हैं आपकी वो सब आइडियल हैं, दैट मीन्स उसका मास हम 0 मान के चल रहे हैं। द ब्लॉक ऑफ M1 विल बी एट रेस्ट, और यहाँ पे ये भी जानकारी दे रखी कि जो ब्लॉक M1 है वो रेस्ट में है। तब ये 4 रिलेशन दे रखे हैं हमें, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये चेक करना है। तो देखो कैसे करते हैं देखते हैं, लास्ट तक बने रहें, सारे पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा है ना, और क्वेश्चन भी हमारा बना रहे। तो ये पुली और इस पुली को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और ये ब्लॉक हो गया आपका M1, और यहाँ पे एक पुली और है, इसको छोटे ही रखेंगे। ये पुली B है और ये इस तरह से है, ये आपका M2 है और ये आपका M3 है, M3। ठीक, अब देखो आराम से हम इसका FBD बना सकते हैं साफ साफ। ये M1G हो गया और इधर की तरफ हो गया टेंशन T1। ये पूरी स्ट्रिंग एक है इसीलिए टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस कंसिडर करिए, तो इसीलिए ये वाला टेंशन T1। ये स्ट्रिंग चेंज हो गई इसलिए टेंशन भी चेंज होगा, ये M2G और ये टेंशन T2 और ये टेंशन T2 और ये M3G। ये तो रेस्ट में बता रहा है, इसको तो वो रेस्ट में बता रहा है, लेकिन ये वाला सिस्टम हम मान लेते हैं कि ये नीचे एक जन से जा रहा है और ये वाला एक जन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ एक टेंशन होगा T2 और यहाँ पे भी एक टेंशन होगा T2। ठीक, थोड़ा सा पूरा करके दिखाऊं तो बड़ा सा हो जाएगा, लेकिन इजी शॉर्टकट कर सकते हैं आप, पूरा समझाऊंगा बट में। ठीक है, ये पुली ए है और ये पुली बी है। तो फॉर FBD ऑफ M1 की FBD ना रहा है और M1 वाला रेस्ट में है, तो ये M1 बना लिया मैंने और ये M1G और ये टेंशन T1 और ये ब्लॉक रेस्ट में बता रहा है। तो T1 इज इक्वल टू M1G, एक पॉइंट। FBD ऑफ पुली बी की FBD बनाऊं तो ये पुली बी है ऐसे, इधर की तरफ इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है और इधर इसमें टेंशन T2 है। ठीक, अगर ये पुली चल भी रही होगी ना, मोशन में भी होगी, तब भी
ये पुली मासलेस है, सो T1 इज इक्वल टू जो होगा वो 2T2 होगा। अगर चाहो तो आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का कि ये कैसे T1 इज इक्वल टू 2T2 होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो मान लो कि ये ऊपरी तरफ चल रहा है ए डैश एक्जिलरेशन से, ये लेट कर लो, है ना। वैसे तो ये भी रेस्ट में ही होगा क्योंकि ये भी पूरा सिस्टम रेस्ट में होगा, तो इसीलिए आप T1 बराबर 2T ले सकते हो। लेकिन अगर ये मोशन में भी होता ना तब भी आप नेट फोर्स निकालते हैं T1 माइनस के 2T2 इज इक्वल टू मास ऑफ पुल इनटू एक्जिलरेशन, तो मास ऑफ पुल 0 होता तो ये T1 बराबर 2T2 ही आ जाता। लेकिन ये पूरे सिस्टम रेस्ट में, इसीलिए T1 इज इक्वल टू 2T2 ले सकते हो आप, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक। और तीसरा पॉइंट, अगर हम इस सिस्टम के लिए देखें, इस वाले सिस्टम के लिए, इसको एक सिस्टम मान लें, तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो इस जगह पर एक सिस्टम बना लें हम ऐसे, ये M3 है और ये वाला M2 है, और इधर की तरफ होगा एक्जिशन के अलोंग M3G है इसीलिए M3G, और पीछे की तरफ M2G, और इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। और M3G की तरफ एक्जिलरेशन है A माना है, तो इसमें नेट फोर्स निकालें, तो M3G माइनस M2G ऐसे, और नेट फोर्स लिखें तो M2 प्लस M3 और A बराबर M3 माइनस M2G, तो A बराबर M3 माइनस M2 डिवाइड बाई M2 प्लस M3 और ये G, ये तो A निकले आया। और FBD अगर हम किसका बना लें, नाउ FBD ये हो गया ऐसे, FBD ऑफ ब्लॉक M2 बना लें, तो M2 ब्लॉक का FBD बनाने पर ये M2 है, नीचे की तरफ M2G और ये ऊपर की तरफ टेंशन T2, और इसमें एक्जिलरेशन A ऊपर है, तो हम T2 निकाल सकते हैं। तो नाउ नेट फोर्स लिखें तो T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, और T2 इज इक्वल टू M2G प्लस M2A की वैल्यू M3 माइनस M2 डिवाइड बाई M2 प्लस M3 और ये G। इसको आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व कर रहे हैं तो अगले नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, इसको आगे वाले पेज पे सॉल्व कर रहे हैं। T2 बराबर M2G कॉमन ले लें और 1 प्लस M3 माइनस M2 डिवाइड बाई M2 प्लस M3, और M2G यहाँ से M2 प्लस M3, M2 प्लस M3 प्लस M3 माइनस M2, तो M2 से M2 कट गया, तो ये 2 M2 M3G ओवर M2 प्लस M3, ये टेंशन T2, ठीक ना। अब आप देखो इस रिलेशन पे आ जाओ, आप इस वाले पर T1 फ्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1st 2nd एंड 3rd। तो देखो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर लें, 1st एंड 2nd कर लें, तो हम लिख सकते हैं 2T2 इज इक्वल टू M1G, और 2T2 की वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ, तो 2 इंटू 2 M23G और M2 प्लस M3G इज इक्वल टू M1G, तो G से तो G कैंसिल हो गया, 4 M2
m3 डिवाइड बाई m2 प्लस m3 बराबर m1। m1 को इसके नीचे लेके आए और m1 को 4 के नीचे लेके आए तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। चलो पहले 4m2 m3 इज इक्वल टू m1 m2 प्लस m3, ऐसे कर लो। अब m1 को इसके नीचे ले आओ, 4m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 डिवाइड बाई m2 m3। तो 4m1 इज इक्वल टू, एक बार इसके नीचे लिखें तो 1/m3 और एक बार इसके नीचे लिखें तो 1/m2। ये देखो ये चॉइस हो गई, इसकी करेक्ट चॉइस है थर्ड। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th फिजिक्स नीट के लिए क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक of 2 kg and 4 kg are A1 and A2 respectively. Pulley and strings are massless and G is equal to 10 meter per second square. The relation between A1 and A2 is, ये चार चॉइस रखें। हम ये मान लेते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन A2 है, A गिवन है, और इसमें एक्सेलरेशन A1 है, ऊपर मान लिया, इसमें नीचे। और ये आपका है 2G और ये टेंशन T और ये टेंशन T एंड ये 4G, और पुली पे टेंशन T और इधर भी ये टेंशन T। तो FBD बना लें अगर हम, FBD ऑफ पुली का FBD ना लें तो ये पुली ना ली, और इसमें फोर्स F है 60 न्यूटन और इस पर टेंशन T है और इधर भी टेंशन T है, और लेट कर लेते हैं कि ये A डैश एक्सिस से जा रहा है ऊपर। तो इस पर नेट फोर्स निकालें। नेट फोर्स ऑन पुली इज इक्वल टू F माइनस के 2T, मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली F माइनस के 2T, और पुली का मास 0। यहाँ पे पुली का मास जो है वो 0 है, मास ऑफ पुली 0। तो इसलिए F माइनस के 2T, इसलिए F इज इक्वल टू 2T, एक पॉइंट। और F इज इक्वल टू दे रखा है हमें 60 न्यूटन इज इक्वल टू 2T, सो T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक, और आप FBD बना सकते हो, FBD ऑफ 2 kg। तो 2 kg का FBD देखो ये है, ये 2 kg का FBD है, और ये आपका 4 kg का FBD है। तो इस वाले केस में आप यहाँ 2 kg का एक FBD ना लें, 2 kg और ये 2G और ऊपर तरफ टेंशन T और ये A1 एक्सिस चल रहा है। तो इसमें नेट फोर्स निकाल लें, T माइनस 2G और नेट फोर्स लिख सकते हैं 2A1। तो वैल्यू पुट कर दें, T की वैल्यू 30 माइनस G की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 20, देन 2A1 बराबर 10, दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही आप FBD बना सकते हो 4 kg का। तो आप 4 kg ना लो, नीचे 4G हो गया, ऊपर टेंशन T और इसमें एक्सेलरेशन नीचे है A2। इस पर भी नेट फोर्स निकाल लो, 4G माइनस के T और ये 4A2 40 हो गया, और T की वैल्यू 10, T की वैल्यू 30 न्यूटन और G की वैल्यू 10, तो 10 4A2 हो गया ये। तो A2 इज इक्वल टू हो गया 5/2, 2 से काट देंगे तो 5/2, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख दो, A2 इज इक्वल टू A1/2, दैट इज A1 इज इक्वल टू 2A2। ठीक, इसीलिए इसकी चॉइस हो गई आपकी A1 इज इक्वल टू 2A2, फर्स्ट चॉइस हो गई। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th फिजिक्स नीट के लिए एक क्वेश्चन। टू वेट W1 and W2 are connected by a light thread which passes over a light smooth pulley. If the pulley is raised with an acceleration equal to that due to gravity, the tension in the thread will be. इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक हम इनर्शियल फ्रेम दैट मीन्स ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हैं, और एक हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर सकते हैं दैट मीन्स पुली वाले फ्रेम में कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पहले ही कर चुका हूँ, मैं फर्स्ट मेथड फर्स्ट वीडियो में इनर्शियल फ्रेम में। इस वाले वीडियो में मैं आपको इसे ग्राउंड फ्रेम में ना करके पुली फ्रेम में दैट मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है मैं फर्स्ट वीडियो में बना चुका हूँ, सेकंड वीडियो है, तो ये मैं यहाँ उठा लेता हूँ इसको और यहाँ लिख देता हूँ सेकंड मेथड। ठीक है, और ये हम कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, फ्रेम मतलब पुली फ्रेम में कर रहे हैं, पुली में बैठ के करेंगे। ठीक है, ऐसे ही। तो इसका डायग्राम बना लेता हूँ कि ये आपकी एक पुली है जो लाइट है, मासलेस है और स्मूथ भी है, और ये आपका एक वेट है W1। तो इसका वेट नीचे की तरफ W1 और ये W2 वेट है, इसका नीचे तरफ वेट W2, और ये पुली A डैश बराबर G से ऊपर चल रही है। ठीक, इसमें टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है। ठीक है नहीं? अच्छा, हम यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पुली पर बैठ के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पुली को हमने फ्रेम माना है, पुली में एक्सेलरेशन है इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक, यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो उस पर सूडो फोर्स लगेगा। जब भी हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर जिसमें एक्सेलरेशन हो, तो उस पर एक सूडो फोर्स लगा देते हैं, तब जाके न्यूटन्स के जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो एप्लीकेबल होता है। तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसको हम सूडो फोर्स कह देते हैं, जो कि होगा ब्लॉक का मास। अगर इसका हम m1g लेट कर लें इसको, तो m1 a डैश। ठीक, और ऐसे ही इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, ये m2 a डैश। हियर इसमें a डैश जो है एक्सेलरेशन ऑफ पुली, या आप इसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। तो ये हो गया, और लेट कर लेते हैं कि ये W1 बड़ा है इसलिए ये एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इस पर इसका ये FBD हो गया, ये देखो इसका, और उसका वो एक्सेलरेशन FBD हो गया। तो सूडो फोर्स में हम हमेशा मास बॉडी का लेते हैं और एक्सेलरेशन हम हमेशा फ्रेम का लेते हैं जिसमें हम बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हम इसका एक्सेलरेशन लिया है। अब नेट फोर्स निकाल लो फॉर W1 वेट। तो नेट फोर्स लिख लें, नेट फोर्स वो लिखें तो लिख सकते हैं नीचे की तरफ, देखो इस जगह पर m1 डैश, m1 a डैश, और नीचे की तरफ W1 लिखेंगे प्लस W1 और माइनस के T, और नेट फोर्स लिख रहे हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन m1 और एक्सेलरेशन a बराबर m1 की जगह पर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि m1 इज इक्वल टू जो आएगा W1 अपॉन G आएगा। तो W1 अपॉन G और a डैश की वैल्यू आपकी G है, तो मल्टीप्लाइड बाई G प्लस के W1 और माइनस के T, और इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं W1 अपॉन G मल्टीप्लाइड बाई A, G से G कैंसिल, एंड 2W1 माइनस के T। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सिमिलरली फॉर W2 के लिए अगर बनाए हम, तो W2 के लिए भी इस तरह से इस पे आप इसका FBD ये है और ये ऊपर चल रहा है, तो नेट फोर्स निकालें तो T माइनस
W2 प्लस M2 A डैश और नेट फोर्स लिखे हैं तो M2 A इज इक्वल टू T माइनस एंड W2 प्लस M2G की वैल्यू भी हम यहाँ से निकालें, W2 इज इक्वल टू M2G लेट करके, तो ये W2 ओवर G और A डैश की वैल्यू तो G है, ये से कट गया। इसकी जगह है W2 अपॉन G A बराबर T माइनस के 2W2, इक्वेशन नंबर 2। हमसे टेंशन रेस्टिंग पूछ रहा है, इसलिए फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, W1 A ओवर G ओवर W2A ओवर G इज इक्वल टू 2W1 माइनस के T और T माइनस के 2W2। तो देखो A अपॉन G से A अपॉन G कैंसिल एंड W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 2W1 माइनस के T एंड T माइनस के 2W2 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड TW1 माइनस का 2 इस केस में कर रहा हूँ 2W1 W2, इस केस में कर ले 2W1 W2 माइनस के TW2, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ एंड TW1 प्लस TW2 इज इक्वल टू 4W1 एंड W2 एंड T कॉमन लेके 4W1 W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ये देखो ये आंसर हो गया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।